वाले तैयार हैं? याद है कुछ? यस सर। गुड, वेरी गुड। आज की क्लास किसी की ऐसी है जिसकी पहली क्लास हो? अच्छा, यहाँ पे तो सबने लिखा भी है अब कि कौन से ब्रांच से है, थाने, दादर। वेरी गुड। ये नया आया है क्या कुछ गाइडलाइन? गुड गुड। चलो यस चलते सर, हैं बोला अपन। गया था। ओके, सुमित जान गिड, आवाज आ रही है मेरी? सुमित, सर मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? पहली क्लास है, इससे पहले क्लास अटेंड किया है आपने? तो पार्टिसिपेंट में जाओ मैडम, वहां पे देखो स्क्रीन दिखेगा आपको, उसको पिन टू वीडियो करो, या फिर अशोक सर से बात कीजिए। लेफ्ट स्लाइड करो मैम, लेफ्ट स्लाइड करो आप। अब लैपटॉप पे देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो? मोबाइल पर। मोबाइल पे लेफ्ट स्वाइप करो आप, लेफ्ट साइड में स्वाइप करो, आप आगे आगे बढ़ो, जहाँ बाकी बच्चों का वहाँ देखना बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे डबल टैप करो, अपने आप आपका बोर्ड हो जाएगा, पिन हो जाएगा उसपे। आराम से करो, कोई घाई नहीं है। रोहित, सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा आपको भी नहीं दिख रहा है? साक्षी ना, साक्षी खरे, आप भी वही करो, आप लेफ्ट स्क्रीन, आप उस पे जाओ, आप आपने जहाँ ओपन किया हुआ है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे स्वैप करो आप मोबाइल को, फिर देखना सर का बोर्ड दिखाई देगा, लिखा हुआ आएगा स्वाति सिंह, वहां पे जाएगा, डबल बोर्ड दिखते हैं आपको, डबल क्लिक कर दो। ओके ओके, हाँ हो गया। दिखा? अच्छा, आज हमारे बोर्ड का नाम, हमारी मैडम का नाम आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। ठीक है, चलो क्या हमने लास्ट क्लास? फंक्शन ऑफ आरबीआई, मॉनिटरी पॉलिसी। आरबीआई में किसी अकाउंट है? सर बोलिए, क्या हुआ? सर ये मेरा पहला लेक्चर है साक्षी का। क्या क्या करूं बताओ? कब ज्वाइन किया क्लास? सर आज से ही। आज से ज्वाइन किया, ठीक है। आज सिर्फ सुनते रहो कि मैं क्या बोलता हूँ, जरा कुछ पूछने का नहीं, ओके। सिर्फ सुनते रहो कि बाबा ओके। रामदेव क्या बोलते हैं। बाद में आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें समझना है। आज सिर्फ आप खोल के देखते रहिए कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं किस तरीके से बोर्ड पर लिखता हूँ, कहाँ पे स्ट्रेस देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे जब पाइपलाइन में आप आएंगी तो ऑटोमेटिक सारी बात समझ जाएंगी। लास्ट दो क्लास हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारी बातें की हैं। पहले बारे में हमने आपको बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट, दूसरे इसमें हमने फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खासकर मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी में हमने अंतर बताया था। और लास्ट क्लास मैंने आपसे ये भी बोला था कि जब आज की क्लास शुरू होगी तो आप मुझे ये जरूर याद दिलाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो बाकी के टूल्स थे वो हमें बताएं। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को पहले आगे लिए चलते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जो हमारी पुरानी बातें हैं उस पर आएंगे, फिर हम पूछने के अभी काम करेंगे। लेकिन शुरुआत हम आपके आज से क्लास की करते हैं, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं जब तक मैं बोलूँ नहीं, जब तक मैं आपके बोर्ड पर लिखूँ नहीं। मैंने फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लास्ट क्लास में आपसे ये बातें की थी कि तमाम जितनी भी करेंसी आपके इंडिया में प्रिंट होते हैं, सारे करेंसी की प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के। यहां पे आप जाने कि प्रिंटिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई पैसे को प्रिंट कर सकती है। सबके पास पैसे की जरूरत है, सबको पैसे चाहिए, इवन गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए। हमारे पास मशीन रखा हुआ है जहां पर हम पैसे की छपाई कर सकते हैं। तो फिर आखिर कौन सा वो प्रावधान है, आखिर कौन सा वो रिस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट को रोकता है या फिर जो उस मशीन को रोकता है कि हमें इतने ही लिमिटेशन में पैसे को प्रिंट करना है। सबको पैसे की जरूरत है, छाप दो, सबके पास 1 लाख 2 लाख रुपए हो जाएंगे, सब घर पे ही आराम करेंगे। तो फिर आखिर क्या ऐसी व्यवधान है जिसके कारण हमारे इंडिया में जो करेंसी का फ्लो होता है, जो करेंसी की प्रिंटिंग होती है, जो करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक दायरे में होता है। सबसे पहली बात तो ये सुने कि कोई भी कंट्री अपने मन चाहे आधार पर पैसे का प्रिंट नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो आने वाले दिनों में उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा
एक तो उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, या फिर जो भी उसकी मार्केट जो सिस्टम है, इको सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा हाल ही के दिनों में भी जिम्बाब्वे के साथ हुआ था। इतना ज्यादा उसका फॉरेन कंट्री से रिजर्व का बर्डन आ गया कि उसने अनलिमिटेड वॉल्यूम में प्रिंटिंग कर दिया करेंसी का, बाद में इकोनॉमी उसकी खत्म हो गई। एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का नाम है MRS। फिर से बोलता हूं, उस गाइडलाइन का नाम ध्यान से सुने, उसके फुल फॉर्म को ध्यान से समझें। नाम है MRS। द फुल फॉर्म ऑफ MRS इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है, आप कोई भी करेंसी को देखिए, आप अगर 10 रुपए का नोट आपके पास है तो देखिएगा तो क्या लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ ₹10, है ना, मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ। रहता है या नहीं रहता है? यार कभी देखा है या नहीं देखा है? हाँ सर देखा है। हाँ देखा है ना? हाँ Yes. सर देखा है। आखिर क्यों ये लिखा रहता है? तो MRS सिस्टम से पहले आप जान गए कि पैसे को प्रिंट करने का जो आधार है, जो बेंचमार्क है, वो MRS सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म भी आप जान गए कि MRS सिस्टम का फुल फॉर्म है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को जिस ईयर में आप इंडिया में RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, वो ईयर था 1956 में। आजादी हमें 1947 में मिली, बट इस MRS सिस्टम को जो RBI ने इंट्रोड्यूस आपके इंडिया में किया, वो 1956 में किया है। इस नियम के आधार पे हमें मींस RBI को पैसे प्रिंट करने से पहले 200 करोड़ रुपए का जो रिजर्व है वो अपने पास रखना पड़ता है। कितने करोड़ का? 200 करोड़। 200 करोड़। 200 करोड़। इस 200 करोड़ में जो बाइफर्केशन है वो इस तरीके का है कि 115 करोड़ के गोल्ड होने चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और 85 करोड़ के फॉरेन रिजर्व होने चाहिए। इसको आप बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो है ना, कोई बाहरी देश का जो करेंसी है वो भी ऐसा नहीं किसी भी देश का करेंसी हमारे पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो उस करेंसी का भी एक दायरा है कि हमारे पास बास्केट करेंसी होनी चाहिए, और उस बास्केट करेंसी में सिर्फ 6 ही करेंसी आपके पूरे वर्ल्ड में मापी जाती है, जिसको हम बास्केट करेंसी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल करेंसी इज नॉट द पार्ट ऑफ बास्केट करेंसी। तो आखिर वो कौन से 6 देश हैं जिसके करेंसी को हम बास्केट करेंसी कहते हैं, और उस 6 देश की करेंसी हमारे 85 करोड़ में शामिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि MRS सिस्टम ये कहता है कि 200 करोड़ की हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ के हमारे पास गोल्ड होने चाहिए, और 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। ये फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 6 कंट्री के करेंसी का होना चाहिए, और इस 6 कंट्री के करेंसी को जिस नाम से हम जानते हैं उसका नाम है बास्केट। और उस बास्केट करेंसी में होनी चाहिए कौन सी? तो अमेरिकन करेंसी डॉलर, इंग्लैंड करेंसी पौंड, जापान की करेंसी आपकी येन, उसके बाद जो यूरोपियन करेंसी है आपकी यूरो और युआन। ये 5 देश है, 5 देश हैं कि ये जो युआन है वो 5 देश की करेंसी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे इंडिया में पैसे को प्रिंट करने से पहले आखिर क्यों ये रिजर्व रखा जाता है? रखा इस कारण से जाता है कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। संभवतः कुछ लोगों को मालूम होगा बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम, जिस समय हमारे पास करेंसी नहीं था उस समय बार्टर सिस्टम काम किया करता था। मतलब जिस वेट का आप सामान देते उसी वेट का आपको दूसरा सामान, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो बार्टर सिस्टम के नाम से काम करता था। तो आज भी उस बार्टर सिस्टम को हमने रिप्लेस किया है MRS सिस्टम के साथ। सिर्फ ये किया है कि जितने रुपए का हम करेंसी प्रिंट कर रहे हैं उतने रुपए का, उतने वैल्यू का हमारे पास रिजर्व होने चाहिए, तो ही उस करेंसी में पावर रहेगा। क्लियर? और भी ज्यादा समझाने के लिए, सपोज 500 रुपया हमने अगर प्रिंट किया है, RBI ने 500 रुपए प्रिंट किया है, और 5 kg क्या है तो चावल है, और 5 लोग हैं। इसका मतलब है कि 1 kg चावल का जो प्राइस है वो 100 रुपए है। फिर से बोलता हूं, अगर हम 500 रुपए प्रिंट किए हैं, 5 kg हमारे पास चावल है, 5 पर्सन है, इट मीन्स 1 kg चावल का दाम हम फिक्स कर रहे हैं वो 100 रुपीज। अगर हम उसी 5 kg के एवज में हम अगर 1000 रुपए प्रिंट कर देंगे तो उस चावल का दाम बढ़ के 200 रुपए हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं?
ये जो मतलब मैं समझा रहा हूं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्यों करेंसी को प्रिंट एक लिमिटेड मात्रा में किया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो बोर्ड पे लिखूंगा, बट समझने के लिए समझिए कि आखिर क्यों हम प्रिंटिंग का जो करेंसी का प्रिंटिंग करते हैं वो किसी एसेट को रिजर्व करके करते हैं, क्योंकि हम उस एसेट का जो वैल्यू है वो हम मार्केट में उतार रहे हैं, है ना। अगर एसेट हमारे पास रिजर्व है ही नहीं, हमने करोड़ों रुपए अरबों रुपए छाप दिए, तो ये फिर इकोनॉमिक सिस्टम हमारी चलेगी नहीं। यही कारण है कि आपके इंडिया में एमआरएस सिस्टम 200 करोड़ की रिजर्व, 200 करोड़ में 115 करोड़ के आपके गोल्ड और 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज आपकी वार्षिक करेंसी पर आधारित होगी। इस वार्षिक करेंसी में 5 देश की करेंसी होंगे, जिसमें डॉलर होगा, पाउंड होगा, येन होगा, यूरो होगा और चाइनीज करेंसी युआन होगी। इस एमआरएस सिस्टम को हमने 1956 में इंट्रोड्यूस किया है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। आज के क्लास की पहली सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आरबीआई पैसे को प्रिंट कर सकती है। आखिर कौन से राइट के आधार पे? अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 22। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर एमआरएस सिस्टम की ईयर 1946 को आप भूल भी गए तो भी चलेगा, बट आरबीआई के पास ये सोल अथॉरिटी है, सोल राइट है पैसे को प्रिंट करने की। ये राइट उसके एक एक्ट में दिया हुआ है और उस एक्ट के एक सेक्शन में दिया हुआ है, वो एक्ट 1934 की है और वो सेक्शन नंबर 22 है। 22वां नंबर सेक्शन आरबीआई को ये आजादी देता है कि आप पैसे की प्रिंटिंग कर सकते हैं। द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी विच आरबीआई कैन प्रिंट इज ₹10,000। फिर से सुने क्या बोलता हूं, मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी जो आरबीआई प्रिंट कर सकती है, करती है या नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, कर सकती है, वो है 10,000 रुपए। आज के दिन में जो मैक्सिमम लीगल टेंडर आपके इंडिया में है वो है 2,000, बट आरबीआई कैन प्रिंट मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी ₹10,000। Whereas अंडर क्वाइनेज एक्ट, क्वाइन उस क्वाइन का भी हमने एक एक्ट बनाया, अंडर क्वाइनेज एक्ट 2011 के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ क्वाइन को प्रिंट कर सकती है वो है ₹100। आज के दिन में सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है मार्केट में? 20। अरे 20 किधर है भाई, मेरे को भेजो। तुम्हारे पास 20 रुपए कॉइन है क्या? हाँ सर है ना, है किधर है सच्ची में, घर पे है? हाँ है। हाँ सर। कहाँ से मिला? मिल गया सर। मिला सर, है। कमाल करते हो यार। 4 महीने पहले ही आया था। किसी मेमोरी में छपाया जाता है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। जो आप बोल रहे हैं ना कि 20 रुपए 50 रुपए का है, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये अभी एग्जिस्टिंग में नहीं आया है। बट छोड़ दिया उसकी बातों को, आप जाने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर क्वाइनेज एक्ट 2011, ये जो एक्ट का मैं ईयर बोल रहा हूँ ये इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आरबीआई की एक्ट कौन सी है, 1934 की है। क्वाइनेज एक्ट कब आया है? 2011 में आया है। क्वाइनेज एक्ट के अंदर क्वाइन को प्रिंट करने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। फिर से बोलता हूं, जितने भी बैंक नोट हैं उन सारे को प्रिंट करने का राइट आरबीआई के पास है, एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वाइन एंड ₹1 नोट। जितने भी क्वाइन का प्रिंटिंग होगा या होता है और ₹1 नोट का जो प्रिंटिंग होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस मैक्सिमम क्वाइन को प्रिंट कर सकती है वो है ₹100। हम ₹1 का जो नोट है उसकी प्रिंटिंग आरबीआई के हवाले से नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने के हवाले से होता है। 1917 में 1917 संभवतः ये वही ईयर है जिस ईयर में कोई एसएससी वाले या पीसीएस वाले होंगे तो उनको मालूम होगा कि ये वही ईयर है जिस ईयर में महात्मा गांधी ने अपने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से की थी। तो ये जो ₹1 का प्रिंटिंग है इसकी शुरुआत भी हमने 1917 से ही किया था। 1917 से ₹1 के प्रिंटिंग हो रहे हैं, बाद में कई कारणों से हमने बंद किया। 2015 से फिर से ₹1 का जो प्रिंटिंग है वो री इंट्रोड्यूस हो गया। आज के डेट में ₹1 के प्रिंटिंग के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट को खर्च होता है, चाहे वो लेबर पे हो, चाहे वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, पेपर पे हो, 1 मिनट जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सुनते रहो, बाद में क्वेश्चन पूछो, है ना, वो है 94 पैसे। ₹1 के नोट को छापने पे 94 पैसे का खर्च होता है। 2015 से री इंट्रोड्यूस हो चुका है। ₹1 के नोट पे जिस व्यक्ति का साइन होता है, व्यक्ति का नाम फाइनेंस सेक्रेटरी है और संभवतः लास्ट क्लास में उस फाइनेंस सेक्रेटरी, करंट फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम मैंने आपके साथ शेयर किया था। नाम क्या है?
टीवी टीवी सोमनाथन। सोमनाथन। यस, तो आज के डेट में सोमनाथ। ऑन डेट प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी इज टीवी सोमनाथन, जो 1 रुपए के नोट पे साइन करते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अभी आगे समझिए, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है अपने पास रखिए, जब मैं बोलूंगा तो पूछिएगा। ये जो हम पैसे की प्रिंटिंग करते हैं तो 2 टाइप की प्रिंटिंग होती है। एक जिसमें बैंक जो नोट है, जो पत्ते वाला नोट है, जो कागज वाला नोट है, उसकी छपाई होती है, और दूसरे रूप में आपकी जो क्वाइंस है उसकी छपाई होती है। तो 2 अलग अलग क्या है, तो आपके प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक को हम बोलते हैं बैंक नोट और दूसरे को हम बोलते हैं क्वाइन, जिसको हम बोलते हैं मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस। पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ही वो जगह है, 4 ही वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बैंक नोट की प्रिंटिंग होती है, और पूरे इंडिया में 4 ही वो जगह है, 4 ही वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे क्वाइंस की प्रिंटिंग होती है। जिस जगह पे हम बैंक नोट का प्रिंटिंग करते हैं वो जगह आपके महाराष्ट्र में ही नासिक में है, वो जगह मध्य प्रदेश के देवास में है, वो जगह कर्नाटका के मैसूर में है, और वो जगह बंगाल के सालबोनी में है। जहां पे हम क्वाइन का प्रिंटिंग करते हैं वो जगह आपकी सिटी है मुंबई, दूसरी सिटी ममता बनर्जी की सिटी है कोलकाता, तीसरी सिटी हमारी है हैदराबाद, और चौथी सिटी आपकी योगी आदित्यनाथ की है नोएडा। तो ये 4 अलग अलग जगहों पे हम क्वाइन और 4 अलग अलग जगहों पे हम बैंक नोट का प्रिंटिंग करते हैं। कौन ये प्रिंट करता है, एसपीआई सीआईएल क्या है, बीआरबी एनएमसीएल क्या है, वो मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। बट अभी तक जो मैंने बोला है इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे से 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं, फिर मैं बोर्ड पे लिखने का काम करूंगा। पूछो, किसी को क्वेश्चन नहीं है? कोई पूछ रहा था ना सर 2 करोड़ वाला क्या बोला आपने, वो नहीं समझा। कौन सा? 200 करोड़ सर मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था, 1 रुपीज का कॉइन ही क्यों मिलता है मार्केट में, नोट क्यों नहीं? हाँ, 1 रुपीज का क्या पूछा? क्वेश्चन फिर से पूछो। सर आपने जो बोला कि फाइनेंस सेक्रेटरी 1 रुपीज नोट पे साइन करता है, पर वो नोट मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं होता है, सिर्फ हमें कॉइन्स मिलता है। ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास क्या बोला था आपको, इसका आंसर मैंने क्या दिया था? क्योंकि 1 रुपीज का नोट प्रिंट होने में ज्यादा पैसा लगता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, 200 वाला आपने बताया, वो मैं स्टार्टिंग में नहीं थी इसलिए। ठीक है, अभी जो मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूँ इसको पहले लिखें। सर आरबीआई के पहले क्या लिखा है? आरबीआई के पहले कुछ नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसको छोड़ दो। ओके। सर एमआरएस सिस्टम मींस? बोलो बोलो। कोई कुछ बोल रहा है मैडम, फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। सर एमआरएस सिस्टम कौन सा सिस्टम है? हमारा सिस्टम सर एमआरएस की फुल फॉर्म क्या है? हाँ लिखता हूं मैं। इतनी बात लिखे, आरबीआई कैन प्रिंट करेंसी बेस्ड ऑन एमआरएस सिस्टम इंट्रोड्यूस फ्रॉम द ईयर 1956। एमआरएस सिस्टम में लिखे हैं कितने करोड़ की एसेट रिजर्व रखनी है, 200 करोड़। आउट ऑफ 200 करोड़ 115 करोड़ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, तो बास्केट करेंसी के आधार पर होनी चाहिए।
इस बार करेंसी में 5 देश की करेंसी आती है, जिसको हमने अलग अलग देश की करेंसी का नाम दिया है, चाहे वो डॉलर हो, पौंड हो, यूरो हो, जापान की येन हो, या फिर आपकी चाइना की युआन। सर MRS का लिमिट बढ़ सकता है क्या? ये तो गवर्नमेंट तय करेगी, अगर उसे बढ़ाना होगा बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। जब से हमने इंट्रोड्यूस किया है तब से 200 ही है, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, कि अगर हम ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करते हैं तो एमआरएस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू हम उत्पादन करते हैं उतना ही रिजर्व हमें रख के हमें पैसे का प्रिंट करना है। एक साथ हम 200 करोड़ के प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके एवज में 200 करोड़ की रिजर्व हमारे पास होनी चाहिए। सर एमआरएस के बाजू में क्या लिखा है? किधर मैडम? 200 करोड़ के आगे रिजर्व। एमआरएस रिजर्व कितना चाहिए? RESERVE। सर अगर MRS ज्यादा रहेगा और जो प्रिंट किया हुआ पैसा वो कम रहेगा तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कैसे होगा दादा? जितने रुपए का हम रिजर्व रखेंगे उतने रुपए का ही पैसा प्रिंट करेंगे। ये अपने घर का खेती थोड़ी है। नहीं, जैसा कि जिम्बाब्वे में हुआ था ना कि वो उन लोगों ने ज्यादा पैसा प्रिंट किया था, उन्होंने रिजर्व रखा ही नहीं ना। हाँ, बिना वही। रिजर्व रखे हुए, बिना एसेट को बैक रखे हुए उन्होंने पैसे का प्रिंट कर दिया। करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर इकोनॉमी खत्म हो जाएगी ना। सर कैसे इकोनॉमी खत्म हो जाएगी? मैडम मेरे को अदर ये कंट्री बताओ, में वैल्यू बढ़ जाता है मैडम ना। मेरे को ये बताओ, आपके पास आज कितने रुपए हैं? सर 110 हो गए, इतने 10 110 20 हो गए। रुपए। ये अगर हाँ। 1 लाख रुपए आपके पास हमेशा के लिए आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगी क्या? पढ़ोगी क्या? पढ़ क्यों रहे हैं आप? इस कारण से पढ़ रहे हैं ना कि आपको एक नौकरी मिलनी चाहिए, आपके पास एक इनकम फ्लो होनी चाहिए। हाँ? तो आप ना पढ़ेंगी, ना अशोक सर अपना क्लास चलाएंगे, ना मैं पढ़ाऊंगा, तीनों के तीनों घर पे आराम से सोए रहेंगे। फिर तो काम बनने से ना सब्जी वाला सब्जी बेचेगा, ना ठेला वाला ठेला चलाएगा, ना आप बैंक में काम करने जाएंगे, ना कोई लोन लेगा, सब अपने घर में एंजॉय करेंगे, ओम शांति, और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है? लिक्विडिटी का गैप होनी चाहिए, पैसे का गैप हर एक दूसरे के बीच में होने चाहिए। जब तक कि लिक्विडिटी का गैप नहीं होगा तब तक ये जो इकोसिस्टम है वो चलेगा नहीं, है ना। पैसे को पाने के लिए ही इकोसिस्टम चलता है। वो सब्जी वाला सब्जी क्यों बेचता है कि सुबह से शाम तक अगर ठेला लगाएगा तो उसे 100 रुपए 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना। इस कारण से अगर हम पैसे को बिना एसेट बैक के रखे हमने अगर प्रिंट कर दिया, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंज्यूमर बाइंग कैपेसिटी है, जिसका आप कहते हैं परचेजिंग पावर, वो बढ़ जाता है। और जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो हम इस 10 रुपए के मार्केट को 100 रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? गरीब तो और गरीब होता चला जाएगा, जो अमीर है उसके पास पैसे ही रहेंगे, तो फिर चलेगा नहीं सिस्टम। इस कारण से इकोसिस्टम को चलाने के लिए लिक्विडिटी का गैप होना चाहिए। लिक्विडिटी का गैप तभी होगा जब हमने एसेट को रिजर्व रखा है, और एसेट को रिजर्व रखने के बाद हमने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है जीडीपी के आधार पे, उतने ही प्रोडक्ट के वैल्यू का हम पैसे को मार्केट में प्रिंट करेंगे, तो ही ये इकोसिस्टम चलेगा। हेलो सर, वो 85% करो ना सर। हाँ बोलो बोलो सर दुनिया में ऐसे फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे सब एक साथ बोलेगा तो फिर मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। एक एक करके बोलो। सर मैंने बोला जो आपने MRS रिजर्व 2000 करोड़ लिखा है उसके नीचे 115 गोल्ड और 85 फॉरेन एक्सचेंज लिखा है, उसका समझा नहीं सर मुझे। 200 करोड़ को हमने दो भागों में बांट दिया है। 200 करोड़ की रिजर्व होनी चाहिए थी ना, तो 200 करोड़ के रिजर्व में 115 प्लस 85 कितना होता है वो ऐड करके बताओ। समझ में आया?
My हाँ sir, my question is, एक मिनट दुनिया आपने में क्वेश्चन पूछा था क्या अभी का नहीं क्वेश्चन आपने मैंने पूछा था नहीं किया था। हाँ ठीक है नहीं सर, जिसने 85 वाला मैंने नहीं पूछा था। जिसने ये क्वेश्चन पूछा था कि 115 और 85 क्या लिखा है, वो समझ में आया क्या मैंने क्या बोला कि 200 करोड़ को हमने दो भाग में तोड़ा है, उस दो भाग में हमारे पास रिजर्व होनी चाहिए। आपने अभी बास्केट दूसरा क्वेश्चन पूछो। करेंसी लिखा है वो समझा नहीं सर। तो जोर से बोलो, आज आप लोग की आवाज सही से नहीं आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज के नीचे बास्केट करेंसी, 5 करेंसी, येन, यूरो लिखा नहीं, वो समझा नहीं सर। ओके, पहली क्लास है आपकी, ये तुम्हारी पहली क्लास है मैडम? अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये आपकी पहली क्लास है क्या? सर नहीं हाँ? नहीं। ओके, लिखे पहले ये दोनों। अंडर RBI Act 1934 section number 2, RBI can print maximum currency, RBI can print currency in India. Next point, maximum denomination of currency that RBI can print is rupees 10,000, whereas under Coinage Act 2011, Government of India can print maximum coin value of rupees 100. ये दोनों बातें लिखे हैं। बास्केट करेंसी का मतलब होता है वैसी करेंसी जिसका वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा होता है। तो हमने कुछ नहीं, हमने 5 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी को एक बास्केट में जमा कर दिया। साधारण सी भाषा में ये समझें, जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है, हालांकि चाइना अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है, बट उसकी भी करेंसी का इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस कारण से हमने 5 वैसी करेंसी जिसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको एक बास्केट में रखा है और उसका हमने नाम दिया है बास्केट करेंसी। और उसी बास्केट करेंसी के अंदर 5 देश की करेंसी आती है जो मैंने आपको लिखा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था? सर आपके बाद क्या लिखा है? हाँ? RBI के बाद सेकंड लाइन ज्योति आपका हेडफोन निकालो, डिम्पल ज्योति हेडफोन निकालो आपका। हाँ अभी क्वेश्चन पूछो जो इनको पूछना है। ज्योति हेडफोन बाहर कीजिए, हेडफोन बाहर निकालो आप। हेडफोन लगा हुआ है आपके मोबाइल में? नहीं सर, हेडफोन तो नहीं फिर है। आपके मोबाइल से इतनी आवाज क्यों आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करो ज्योति, माइक अनम्यूट करो, माइक म्यूट करो। हाँ ठीक है, अभी बाकी के लोग क्वेश्चन पूछिए। ज्योति आप अपना माइक ऑन मत करना अभी। सर अंडर के आगे सर एक्चुअली अंडर कॉइनेज एक्ट 2011, अंडर कॉइनेज COIN कॉइन और AGE अंडर कॉइनेज एक्ट 2011, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रिंट मैक्सिमम कॉइन वैल्यू ऑफ ₹100। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जब तक लिख रहे हैं क्वेश्चन पूछो। सर वर्ल्ड में कौन सी 5 कंट्री है जिनकी इकोनॉमिक बहुत लो है? ओके सर ठीक है। ऑफ के बाद क्या लिखा है? नहीं समझ रहे हैं कुछ। हाँ ऑफ के बाद क्या लिखा है? वो पूरा लाइन फिर से बताओ। बोलो। ऑफ के बाद क्या लिखा है सर? ₹100। ₹100। तो लास्ट लाइन में ना वो क्या लिखा है? कॉइन वैल्यू ऑफ, उसके बाद आज लगता है मेरे नेट में इशू है या आपके नेट में इशू है, क्योंकि आवाज मुझे आज प्रॉपर नहीं आ रही है। नहीं सर आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम नहीं है, आज सच में सबका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है सर।
वो आज जो मुंबई लास्ट में बारिश तो गिरा। मेरे को आधा अधूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या आप लोग पूछ रहे हैं वो आज मैं खुद नहीं समझ में आ रहा हूँ, आधा अधूरा समझ में आ रहा है कि क्या आप बता रहे हैं। आप लोग के बोल साथ रहे भी ऐसा कि हो रहा आप है क्या? खराब नहीं है, हम लोग सबका ही नेट खराब है मुंबई के बारिश के वजह से। बारिश हुआ अच्छा ना आज, इसके तूफान, लिए। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मुंबई में सर तूफान आ गया क्या? नहीं अभी सर, तक आया नहीं नहीं सर, आया। बारिश हो रहा था। अच्छा अच्छा, ये कुछ तो भी इशू है क्योंकि पूरा क्लियर नहीं समझ में आता है। अगर कुछ अगर रहा फैमिलियर तो समझ में आता है, कुछ अगर ऐसा पूछा तो समझ में नहीं आता है। इसका संभवतः आपके पूरे क्वेश्चन का मैं आंसर भी ना दे पाऊं क्योंकि आधा हुआ समझ। किसी एक ने पूछा कि सर वो 5 देश बताइए जिसकी जो इकोनॉमी है सबसे पुअर है, ये समझ में आया। और बाकी सर कौन पूछ रहा है पता नहीं, इसको हटाऊं मैं? सर लास्ट लाइन पढ़ के दिखाओ ना, वो लास्ट का वर्ड नहीं फाइनेंस समझ। एक्ट 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI में जब भी लिखूंगा इसका मतलब आपको समझना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रिंट मैक्सिमम कॉइन वैल्यू ऑफ ₹100। कॉइन की जो वैल्यू प्रिंट कर सकती है वो ₹100 है। जब भी मैं GOI लिखूंगा उसका मतलब आज के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही समझना है क्योंकि ऐसा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ डिम्पल ने पूछा है कि बास्केट करेंसी में यही करेंसी होगी, वो आरबीआई ने डिसाइड किया है, ऐसा डिम्पल ने पूछा नहीं है। नहीं 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 नहीं, आरबीआई कौन होती है बास्केट करेंसी डिसाइड करने वाली? ठीक है, तो ये जो बास्केट करेंसी है ये हमेशा और हमेशा कौन डिसाइड करेगा? ओनली और ओनली IMF। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा उस समय, वर्ल्ड बैंक और IMF जब पढ़ाऊंगा तो उस समय समझ में आया कि बास्केट करेंसी को ही हमने क्यों IMF के अंदर डाला है ना। गोल्ड रिजर्व क्या होता है तो IMF के आधार पर चलेगा। आरबीआई ने उसको नहीं रखा है, बास्केट करेंसी IMF ने बनाया है, उसको एडॉप्ट आरबीआई ने किया है। ये 5 देश की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। RBI can print all types of currency, banknote, except 10 rupees ना? नहीं सर, 1 Except रुपी। कितना? 1 रुपी। ₹1। All types of coins, स्पष्ट लिख रहा हूं, and 1 rupees note can be printed through, जितने भी क्वाइंस हैं और 1 रुपए का नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही प्रिंट होंगे। वैलेस 1 रुपए के नोट को छोड़ के और बाकी की जो करेंसी है वो आरबीआई प्रिंट करेगी। यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा है, ये व्यक्ति आपके वो व्यक्ति है जो 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं। नाम है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव TV सोमनाथन, उसका नाम लिखेंगे। लास्ट क्लास मैंने ये जिक्र किया था आप लोगों के साथ। फटाफट लिखो। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे हटाओ इसको। हेलो सर। बोलिए। जो बास्केट करेंसी है उसमें डॉलर, कौन सा डॉलर आता है? US डॉलर आता है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर? अच्छा मेरे को ये बताओ कि जब भी हम डॉलर की बात करते हैं तो हम उसमें अंकित करते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर? नहीं। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता
तो मैं स्पष्ट ऑस्ट्रेलिया का नाम बताता, लेकिन जब भी डॉलर बोला जाए तो हमेशा और हमेशा आपको एक ही देश एज्यूम करना है, वो है कौन सा? यूएस। जब भी 8 के आगे हमने कुछ लिख के नहीं दिया है तो 8 का क्या अवधारणा है? +8 आप कंसीडर कीजिएगा ना कि -8 कंसीडर कीजिएगा? प्लस। तो फिर जब भी डॉलर का बात आएगा सिर्फ एक ही देश आएगा, उस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन। जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? कमला हैरिस। कमला हैरिस। चलो ठीक है, ओके। तो जो बाइडेन साहब का नाम ही याद रखना है। नेक्स्ट आप जाने 1 रुपीज नोट। 1 रुपीज नोट, क्वाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपीज नोट प्रिंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम, कब से शुरू हुई भाई? 1917। रीप्रिंटिंग फ्रॉम 2015, जब से मोदी सरकार आई है तब से शुरू हुआ है रीप्रिंटिंग। पहले हमने बंद कर दिया था क्योंकि 1 रुपए के नोट को छापने के लिए 1 रुपए 12 पैसे खर्च होता था। आज के डेट में 95 पैसे खर्च होते हैं। 94 पैसे, नॉट 95, 94 पैसे। ये आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 94 पैसे वाली बात, अदरवाइज आपके एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी बात मैंने अभी तक आपके बोर्ड पे लिखा है उतनी बात आपके एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट 94 पैसे। ये आपके कंसेप्ट के लिए है। किसी ने भी पूछा ना कि सर 1 रुपए का नोट मेरे को बैंक से क्यों नहीं मिलता है, क्वाइन मिल जाता है, बैंक नोट क्यों नहीं मिलता है? किसी ने पूछा था अभी मेरे से क्वेश्चन। मेरे को ये बताओ, जिसने ये क्वेश्चन पूछा पहले उसका आंसर सॉल्व करता हूँ, फिर किसी ने पूछा कि सर 5 वर्स्ट इकोनॉमी बताइए, फिर उनका आंसर बताऊंगा। मेरे को ये बताओ कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ और इसके पीडीएफ आपको दूंगा तो पीडीएफ पे कुछ पैसा मेरा खर्च होगा ना? 1 रुपए 2 रुपए खर्च होगा, है कि नहीं? हाँ सर। अगर 200 स्टूडेंट रेगुलर में फोकस के साथ हैं और 3 रुपए में मान के चल रहा हूँ कि मेरे एक क्लास के नोट पे 3 रुपए का प्रिंटिंग उनको आता है, तो 200 स्टूडेंट को देने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे उनके? 600 रुपए खर्च होंगे, क्लियर? लेकिन वही मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पोस्ट कर दूंगा तो कितने रुपए खर्च होंगे मेरे? 0। कोई खर्च नहीं होगा। यही कारण है कि जिस चीज को प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उस चीज को गवर्नमेंट आखिर मार्केट में सुचारू रूप से क्यों लाएगी? तो लाती नहीं है, क्लियर? तो क्वाइन को छापने के लिए कितने खर्च होता है? बहुत नॉमिनल, जो कॉपर का बना होता है बहुत नॉमिनल खर्च होता है। इसका से आपके मार्केट में अवेलेबिलिटी है। ओके सर। अभी सुने, 2 टाइप की प्रिंटिंग का मैंने बात किया। एक हमने क्या बात किया है? तो एक हमने बात किया है बैंक नोट, जो पत्ते वाले नोट होते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट आज नए हैं या फिर पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी, और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और पहली क्लास है, तो पहली क्लास अगर है तो मेरे से कुछ भी मत पूछिएगा। लेकिन अगर सेकंड क्लास है और फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मेरे से 10 बार पूछिए कि सर आपने क्या बोला, नहीं समझ में आया। पहली क्लास है तो आज थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त कर लीजिए और थोड़ा सा मैं भी सहमत कर लेता हूँ कि चलिए पहली क्लास है। लेकिन अगर सेकंड क्लास है और फिर मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही है, आस्क मी 10 टाइम्स, 10 बार मेरे को परेशान कीजिए कि सर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने पैसे खर्च किया है, समझने के लिए खर्च किया है। अगर मैं जितनी बात मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड होंगे, लेकिन क्यों आखिर आप इस लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, इस कारण से इस लाइव क्लास के साथ जुड़े हुए हैं कि आप अपने कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। तो आप पूछिएगा नहीं, मैं तो भाषण देके चला जाऊंगा, आपकी कंफ्यूजन ही रहेगी। तो कंफ्यूजन को कंसेप्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ेगा। सर परेशान होते हैं तो होने दो, मेरे को कंसेप्ट बनाना है, मेरे को बैंक के अंदर जाना है, समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? मैंने लिखा है प्रिंटिंग ऑफ 2 चीज, एक बैंक नोट, दूसरा क्वाइन की प्रिंटिंग।
बैंक नोट की प्रिंटिंग कौन करता है? तो दो लोग करते हैं, एक करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुने, बैंक नोट की प्रिंटिंग दिखाई दो नहीं दे लोग रहा। करती है। सर दिखाई नहीं हाँ? दे रहा। अच्छा सॉरी, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ बैंक नोट की प्रिंटिंग दो लोग करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, SPMCIL। SPMCIL सेक्शन 20। क्या हो गया? फिर से बोलो। हाँ सर। कुछ पूछा क्या आपने? नहीं सर, नहीं सर। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से जो बैंक नोट की प्रिंटिंग होती है वो दो लोग के द्वारा होती है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होती है, एक RBI के हवाले से होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि आप मेरे बिहाफ पे पैसे का प्रिंटिंग करो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SPMCIL, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने राजधानी में किया है, 2006 में किया है। द फुल फॉर्म ऑफ SPMCIL इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी कंडीशन में मैं आपके बोर्ड पर नहीं लिखता, मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया है, उससे पहले ही बताया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल फॉर्म इन योर बैंक एग्जामिनेशन। इस तरह से हमेशा से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से SPMCIL जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2006 दिल्ली में हुआ है, वो दो जगहों पे पैसे का प्रिंट करती है। ठीक है, SPMCIL कहाँ पे प्रिंट करती है? एक आपके शहर में, आपके प्रदेश में, नासिक में, और दूसरा देवास में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देवास कहाँ है? MP में है। दूसरा RBI की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है BRBNMPL। फुल फॉर्म उसका क्या है? पहले तो एस्टैब्लिशमेंट बता दूं, 1995, और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैंगलोर। फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसा नहीं कि आप क्या लिख लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नोट मुद्रण बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है क्या? नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। जैसे लिख रहा हूं, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से एक मार्क्स क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम से रहेंगे, इसका से भूलने का नहीं। RBI की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है BRBNMPL, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हमने किया है। BRBNMPL का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। इसके दो छापे खाने हैं। 4 छापे खाने में 2 छापा खाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है और 2 छापा खाना आपके कहाँ पे है? 2 छापा खाना कहाँ पे है? तो BRBNMPL के अधीन है। एक नाम है साल्बोनी। किधर है साल्बोनी? सर वहाँ कट हो रहा है सर। हाँ वहाँ पे अब भी नहीं शो हो रहा है। कोई बात नहीं, बोर्ड कोई बात नहीं, सब दिखेगा, रुक जाओ। एक नाम है साल्बोनी जो आपके वेस्ट बंगाल में है और दूसरा नाम है मैसूर जो आपके कोलकाता में है। देखो दिखेगा अब। हाँ सर।
लिखें इसको। फिर लिखें बैंक नोट प्रिंटिंग। बैंक नोट प्रिंटिंग में 4 बैंक नोट के प्रिंटिंग है। कहाँ कहाँ पे है? तो नासिक में है, देवास में है, सालबोनी में है और मैसूर में है। इसमें से 2 को हमने BRB NMPL के हवाले दिया है और 2 को हमने आपके SPMCIL के हवाले दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कौन से प्रिंटिंग प्रेस हैं या RBI के अधीन कौन से प्रिंटिंग प्रेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपके बैंक एग्जामिनेशन में। लिखें सर 2000 बोलो सर 2006 से पहले फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट की कहाँ पर करती थी? नहीं, वो सारे छापे खाने RBI के अधीन थे। समझ में आया? तो सर आपने जैसे बोला कि 1 रुपये नोट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, तो अगर वो RBI के अधीन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नहीं करता है। हाँ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने वॉल्यूम में छापने हैं इसका से परमिशन देता है। छापेगा कौन? छापेगी तो प्रिंटिंग प्रेस थी ना, चाहे वो RBI के हवाले हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले हो, छापेगी वो इसी 4 में से कोई भी मशीन। ठीक है, बट कितना किस वॉल्यूम में छपना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से आएगा। सर मैसूर के ऊपर क्या लिखा है आपने? मैसूर के ऊपर वेस्ट बंगाल। सालबोनी लिखा है। सालबोनी इज इन WB। द फुल फॉर्म ऑफ WB इज वेस्ट बंगाल। नासिक के नीचे लिखा है फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। सर जो RBI है वो मतलब मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और फोर्थ स्टेट कहाँ वो प्रिंट करती है? मैडम हैदराबाद का नाम आपके दिमाग पर कैसे आया ये बताओ। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था ना हैदराबाद, मुंबई। तो हैदराबाद हमने नोट के लिए तो बताया नहीं थे। हैदराबाद पॉइंट के लिए बताया था। पॉइंट के लिए फिर हमने कॉइन्स के लिए बताया था ना। चलो ये हो गया। नहीं सर रुको, सुनो ना, जैसे कि आपने नासिक और देवा को SPMCIL को बताया है, तो सालवानी और मैसूर का क्या है? बाबा पूरा रामायण खत्म हो गया मैडम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे बैंक नोट छपता है। इस 4 में से नासिक और देवास में कौन छापता है? तो SPMCIL छापता है। और सालबोनी और मैसूर में कौन छापता है? तो BRB NMPL छापता है। BRB NMPL किसका भाग है? तो RBI का भाग है। SPMCIL किसका भाग है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भाग है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह स्पेस नहीं मिला था, इस कारण से मैंने इस हायरार्की में लिखा। समझ में आया? सर हो गया। 1 मिनट। हटाओ। हाँ सर। अभी क्या बचा है हमारा? अभी हमारा बचा है क्वाइन की प्रिंटिंग। ये हमारा बैंक नोट जो पत्ते वाला नोट है उसकी प्रिंटिंग हमने करवाया है 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने पे काम करती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो RBI के कहने पे काम करती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने पे काम करती है उसका नाम SPMCIL है ना। 2006 दिल्ली में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है और BRB NMPL 1995 में बेंगलोर में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है। जो BRB NMPL के अधीन है वो सालबोनी और मैसूर है
और जो आपके SPM CIL के अधीन है वो आपकी नासिक और देवास है। पॉइंट प्रिंटिंग देखिए, साल्बोनी का क्या? वेस्ट। ममता बनर्जी कौन से शहर की है मैडम? ममता बनर्जी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। टकसाल कहाँ है? मुंबई। दूसरा हैदराबाद। तीसरा नासिक। और चौथा किधर लिखा है? पॉइंट प्रिंटिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू SPM CIL। आई होप कि ये फेमिलियर हो गया होगा अब आपको। पॉइंट की जो भी प्रिंटिंग होगी वो SMPL CIL के अधीन होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। 4 जगह पे छापे खाने हैं, नोएडा, नासिक, हैदराबाद एंड मुंबई। ठीक है सर कोलकाता में है ना? हाँ सर कोलकाता में है ना कॉइन? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, नासिक लिखा आपने? नहीं, sorry। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, नॉट नासिक। नासिक में तो आपकी बैंक नोट है। डन? यस सर। यस सर। हटाओ। हाँ सर। देखिए लास्ट 2 बातें आपको प्रिंटिंग में याद रखनी है। वो ये है कि जैसे बैंक नोट की प्रिंटिंग होती है या फिर कॉइन्स का प्रिंटिंग होता है, उसी तर्ज पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग भी होता है। जो आप देखते हैं ना, स्टैम्प पेपर देखा है कभी? स्टैम्प पेपर 100, 200, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर। हाँ सर देखा। हाँ सर। या फिर ट्रेजरी बिल देखे होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड देखे होंगे, गवर्नमेंट मेडल देखे होंगे, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देखे होंगे, भारत रत्न देखे होंगे, पद्म विभूषण देखे होंगे। तो ये सब क्या सिक्योरिटी प्रिंटिंग है ना? तो सिर्फ आखिरी की 2 बातें आपको याद रखनी है। आपसे जब पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे बैंक नोट की प्रिंटिंग होती है, तो आप आसानी से 4 जगह का नाम देंगे। कौन कौन सी जगह का नाम देंगे? तो नासिक का आप देंगे, नासिक के बाद देवास का आप देंगे, साल्बोनी का आप देंगे और मैसूर का आप देंगे। उसी तरह से आपसे पूछा है कॉइन की प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पे है, तो आप मुंबई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो या फिर नोएडा हो, इनके नाम देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग कहाँ पे होती है। सिक्योरिटी का मतलब समझना है प्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब समझना है कि जो स्टैंप, रेवेन्यू टिकट देखा है? आई होप कि देखा होगा रेवेन्यू टिकट, या फिर स्टैंप, या फिर ट्रेजरी बिल, या फिर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, ये सब सिक्योरिटी प्रिंटिंग है। तो ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग 2 जगहों पे होती है, एक नासिक और दूसरा हैदराबाद। और दूसरा पेपर मिल, इसी मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग के तर्ज पे ही काम करता है। लेकिन बहुत बार सिक्योरिटी प्रिंटिंग को छोड़ के आपसे पूछा जाता है कि पेपर मिल कहाँ पे है। आंसर इज होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछा हुआ है वो 2 क्वेश्चन है। पहला ये है कि DRB NMPL के अधीन कौन से 2 आपके प्रिंटिंग प्रेस है और पेपर मिल कहाँ पे है। पेपर मिल इज इन होशंगाबाद, मध्य प्रदेश एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इज इन नासिक एंड हैदराबाद। तो आप अंत में से 2 बातें लिखिए। SPM CIL मालूम है ये? हाँ सर। हाँ, SPM CIL के अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग होती है एंड पेपर मिल भी है। पेपर मिल कहाँ कहाँ पे है? तो पेपर मिल सिर्फ एक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग 2 है। कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग है? तो एक है सर पेपर मिल का मतलब क्या है? और बताता हूँ, हैदराबाद। और ये कहाँ पे है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ पे है? तो जहाँ पे देवास है, मध्य प्रदेश। हाँ, किसी ने पूछा कि सर पेपर मिल का मतलब क्या है। सुनो, अभी आपको मैंने जो नोट्स पढ़ाया है उसका क्या चाहिए? उसका प्रिंट चाहिए, है कि नहीं? तो आप प्रिंट लेने के लिए क्या करते हैं? पेपर यूज करते हैं ना? yes, प्रिंट लेने के लिए पेपर यूज करते हैं क्या?
यस सर। हाँ, वो पेपर कोई ना कोई तो बनाता होगा। यस सर। सेम, जब आप जाएंगे बैंक में और देखेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है, तो डिमांड ड्राफ्ट का पेपर तो किसी ने बनाया होगा ना। तो ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेज में सिक्योरिटी की प्रिंटिंग होती है, तो वहां पे हम सिर्फ लिख के देते हैं कि ये भारत रत्न अवार्ड है, पद्म विभूषण अवार्ड है, या फिर ये ट्रेजरी बिल है। लेकिन उनको जो रॉ मटेरियल आता है, जो उनको पेपर आता है, वो पेपर होशंगाबाद से आएगा, लेकिन उस पेपर पर जो छपाई होगा वो कहाँ पे होगा? समझ में आया क्या नासिक बोल एंड रहा हूँ? हैदराबाद। नासिक और हैदराबाद। समझ में आया ना? हाँ सर। ये रॉ मटेरियल जो है यहाँ बनेगा और उस पे जो प्रिंटिंग होगी वो यहाँ पे होगी। काम खत्म हो गया। हाँ सर। चलिए, डन। यस सर। हाँ, किसी का छूट गया? बोलो बोलो, किसी का छूट गया? बोलो मैडम, क्या छूट गया? कहाँ तक लिख रही थी? किसी ने तो बोला ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, सर ने तो काम ही तमाम कर दिया। सर बट चाइना डेवलप्ड कंट्री है, तो फिर उसकी इकोनॉमी डेवलपिंग कैसे हो गई? नो सर, बट मैंने तो बहुत लोगों से सुना कि चाइना डेवलप्ड कंट्री है। मैंने विस्तार से ना सुनने पे विश्वास नहीं करने का, कभी मैगजीन भी खोल के पढ़ने का ना। यस सर। देखिए, इन शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे आपकी तमाम जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। कौन कौन सा? तो SPMCIL जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, उसके हवाले 4, 6, 7, 8 और 9 प्रिंटिंग प्रेस चलते हैं, जिसमें जैसे 2 बैंक नोट का पार्ट है, एक है नासिक और दूसरा देवास। क्वाइन के कौन कौन से हैं? तो मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है और नोएडा है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक है और हैदराबाद है, और ये कहाँ पे है? होशंगाबाद है। अभी देखें, कंपाइल कर दिया मैंने इस बोर्ड पे आपको, जो अभी तक अलग अलग हम लिख रहे थे। SPMCIL के अधीन 2 बैंक नोट है, 4 क्वाइन है, 2 सिक्योरिटी है, 1 पेपर है। कोई दिक्कत? नो सर। राइटिंग हमारी ऐसी है, इसका से बर्दाश्त कर लो। हाँ बोलो। सर, चाइना की इकोनॉमी डेवलपिंग ही क्यों है? मतलब वो दिखने में एकदम स्ट्रॉन्ग दिखती है, उसकी मिलिट्री पावर भी अच्छी मतलब खासी ऐसा है है। क्या कि क्वाइन देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्वाइन, ऐसा है क्या? नो सर, नो सर। देखो, डेवलप और डेवलपिंग का जो पार्ट है वो ऐसा नहीं है, डिपेंड ऑन जीडीपी। जिस कंट्री की जीडीपी जितना ज्यादा ग्रोथ होगा और उस कंट्री में बैक एसेट जितना ज्यादा होगा, उस कंट्री की जो इकोनॉमी होगी उतनी डेवलप होगी। आज यूएस यूके के पास बैक पे जो एसेट है वो सबसे ज्यादा है, इसका उसकी इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग है एज पर IMF डेटा। तो जो IMF डेटा रिलीज करता है उसी को हम एक्सेप्ट करना है। बात को छोड़ दो कि हाँ वो बड़ी कंट्री है, सब सारे जो आपके गुड्स देखते हैं वो मेड इन चाइना है, सब जगह वो गुड्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन फिर भी डेवलपिंग क्यों है? तो डिपेंड ऑन IMF डेटा के किस आधार पर उनके जीडीपी के ग्रोथ को देखा जाता है, कौन कौन सा वो जो एस्टिमेशन एनालिसिस करते हैं, तो उनका पार्ट है। अभी चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी तरह ही, हमारे तर्ज पे ही, हमसे थोड़ी सी अच्छी उसकी इंटरनेशनल इकोनॉमी है, या फिर उसके जो करेंसी है उसका वैल्यू हमारे से अच्छा आपकी इंटरनेशनल मार्केट में है, इस कारण से उसको भी बातचीत करेंसी हमने रखा है। अभी तक मैंने आपको प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बताया है, आपकी नजर आपके नोटबुक पे होनी चाहिए। 1 बाय 1 करके मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से मिलाएं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने लिखा है या नहीं। हमने बोला है कि पैसे को प्रिंट करने की जो तहजीर है, जो आपका बेंचमार्क है, वो MRS सिस्टम पे काम करता है। इस MRS सिस्टम को जिस ईयर में RBI ने भारत में इंट्रोड्यूस किया वो ईयर 1956 था। MRS सिस्टम का फुल फॉर्म मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में मिनिमम 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ के गोल्ड होने चाहिए और 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। ये फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 5 कंट्री का करेंसी होनी चाहिए। इस कंट्री के करेंसी को हमने बास्केट करेंसी के रूप में रखा है, चाहे वो डॉलर हो, पौंड हो, येन हो, यूरो हो और युआन हो।
अंडर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 22 आरबीआई के पास सोल राइट है पैसे को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने की। मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी जो आरबीआई प्रिंट कर सकती है वो है 10,000 अंडर कॉइनेज एक्ट 2011। मैक्सिमम कॉइन वैल्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट कर सकती है वो है 100। दूसरी बात हमने बताया कि 1 रुपए के नोट का जो प्रिंटिंग है वो आरबीआई के हवाले से नहीं होता है और कॉइन का भी प्रिंटिंग आरबीआई के हवाले से नहीं होता है। जो व्यक्ति 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं उनका नाम फाइनेंस सेक्रेटरी ही होता है। और आज के डेट में टीवी सोमनाथन आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। 1 रुपए के नोट की प्रिंटिंग की शुरुआत हमने की थी वो 1917 में हमने की थी। रीप्रिंटिंग की शुरुआत हमने 2015 में किया है। 94 पैसे खर्च होता है। जो छापे खाने हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं। 4 बैंक नोट के छापे खाने हैं। इस 4 बैंक नोट के छापे खाने में 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है और उसका सारा दारोमदार आपके SPMCIL के ऊपर है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2006 दिल्ली में हमने किया है। फुल फॉर्म सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो आपके 2 जगहों पे है, चाहे वो नासिक हो या देवास हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस इंस्टीट्यूशन को, जिस सब्सिडरी को अपने इस पैसे के प्रिंट करने का सारा दारोमदार दिया है उसका एस्टैब्लिशमेंट बेंगलोर में 1995 में हमने किया है। और ये साल्बोनी और मैसूर में है। आपके साल्बोनी वेस्ट बंगाल का पार्ट है, मैसूर कर्नाटक का पार्ट है। कॉइन्स का जो प्रिंटिंग होता है ये SMPIL के अधीन होता है। 4 जगहों पर प्रिंटिंग प्रेस है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी 2 जगहों पे है, नाम नासिक और हैदराबाद। और अंत में हमने जो बात बताई है वो होशंगाबाद वाली बात है, मध्य प्रदेश वाली बात है, जिसे हमने पेपर मिल प्रिंटिंग का नाम दिया है। इतनी बात आपके नोट पे है? यस सर। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर है। हाँ। के बाद में जो बताया था नाम वो क्या है? हाँ? थे ना आपने मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। नोएडा कॉइन्स प्रिंटिंग अंडर SPMCIL मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। ओके, अंत में जो इस टॉपिक के अंत में, इस टॉपिक के शुरुआत या बीच में किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था सर 5 वर्स्ट इकोनॉमिक कंट्री का नाम बताइए, तो आप जान लें कि 5 तो याद रखना बहुत टफ है, बट जो वर्स्ट इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अंडर डेवलप्ड कंपनी जिसका GDP माइनस नहीं चलता है, जिसके करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है, उसमें से 1, 2, 3 कंट्री का नाम मैं बता देता हूँ। सीरिया, इथियोपिया एंड गुयाना, ये ऐसी 3 कंट्री है जो वर्ल्ड तो प्रोड्यूस करती है बट फिर भी ये अंडर डेवलप्ड, इसकी इकोनॉमी वर्स्ट से भी वर्स्ट है। सीरिया, इथियोपिया एंड गुयाना। 2 और कंट्री आप ढूंढ लीजिएगा, आपको अगर टाइम मिलेगा तो ढूंढ लीजिएगा। जहां से मुझे याद आ रहा है तो 5 में से 1, 2, 3 कंट्री का नाम मुझे याद है। तो संभवतः ये ऐसी 3 कंट्री है जिसके GDP माइनस। थैंक यू सर। यस, 2 मिनट का विराम, पानी आप पी लें, मैं थोड़ा भी पानी पी लेता हूँ और आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है। ओके, 2 मिनट। बताया था सर आपने नेटवर्क की वजह से। 2 मिनट के विराम के अंदर किसी से क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो मेरे से। ऐसा बताया था आपने। क्या हो गया? क्या हो गया मैडम, बोलिए। सर पेपर मिल का कौन सा बताया था आपने कंट्री? पेपर मिल होशंगाबाद। साक्षी, आपकी पहली क्लास है, आपने मैसेज किया है कि सर आई एम न्यू स्टूडेंट, सर कैन यू गो स्लो।
ये मुझे मालूम था, इस कारण से पहले क्लास में सिर्फ सुनने का, कुछ पूछने का नहीं, कुछ बोलने का नहीं, ठीक है। पहले क्लास में आपको लगेगा, एक क्लास तो मुझे समझने में चला जाता है, इस कारण से नेक्स्ट क्लास से आपके साथ संभवतः ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के पास है कुछ? सर वो पेपर बताओ कौन सा बताया था आपने? हैदराबाद ना सर? फिर से क्वेश्चन पूछो मैडम अनु। अनु फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? वो पेपर मिल का क्या बताया था सर आपने? पेपर मिल हैदराबाद। होशंगाबाद, HOSSHANGA, होशंगाबाद पेपर मिल। पेपर मिल पूछ रही हो ना? पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। सर बोलो प्रिंसी यादव, बोलिए क्या हुआ? सर आपने सिक्योरिटी में 2 नासिक और दूसरा क्या बताया था? हैदराबाद। सिक्योरिटी ना, सिक्योरिटी प्रिंटिंग। हाँ सर। नासिक एंड हैदराबाद। थाने, घाटकोपर, डोंबिवली, दादर, थाने, बोरीवली, ओके, मीरा रोड। अरे मीरा रोड में आंधी वगैरह नहीं आया ना, आंधी तूफान सब ठीक है ना उधर? यस सर, ठीक है सब। मीरा रोड वाले मैडम ऑल ठीक है ओके? सर। यस सर, ऑल ओके। ठीक है, उधर तो 1-2 बार मैं गया था, उधर तो सिर्फ समुद्र ही दिखता है, कहीं समुद्री लहर आ गया। सर फिलहाल तो अभी इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे वो भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। ओके ओके, सेफ रहो, SBI के लिए प्रिपरेशन करो, जितना मैक्सिमम हो सकता है पढ़ो, जितना ज्यादा ऑनलाइन सेट सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कीजिए। इस लॉकडाउन सबने SBI का फॉर्म भरा? हाँ सर। हाँ सर। पैसे नहीं है फॉर्म भरने का? है पैसे 750 चाहिए अगर होंगे 750 है सर। पैसे अगर चाहिए होंगे तो मेरे से मांगना नहीं। सर बोलो। सर ये कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं आप? कौन से? SBI फॉर्म की बात कर रहे हाँ, हैं? SBI, हाँ। ओके ओके, हाँ। मुझे तो डर लग गया कि आपको मालूम नहीं है, ये कैसे हो गया? सर कल लास्ट डेट है फॉर्म पर। फॉर्म भरने का SBI का? सर उसका डेट अभी आई थिंक इंक्रीज बढ़ा दिया, 20 मई बोला। किसका? इसका SBI फॉर्म का भी बढ़ा दिया है। आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है ना, जितना एक्सटेंड कर रहा है आप लोगों के लिए अच्छी बात है, जितना मैक्सिमम टाइम आप लोगों को मिलेगा उतना ज्यादा आप काम कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम ऑनलाइन सेट सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा ऑनलाइन सेट सॉल्व कीजिए। मेरा ये एडवाइस जरूर रहेगा कि सुबह में एक ऑनलाइन सेट सॉल्व कीजिए और शाम में उसका इवैल्यूएशन कीजिए कि आपके 100 क्वेश्चन जब आपने फ्री के बनाए हैं तो 100 में से 40 मार्क्स आपके आए हैं, उस 40 मार्क्स में जो अटेम्प्ट आपने किया था वो 65 मार्क्स थे, तो आखिर ये 65 में 25 कौन से क्वेश्चन थे जो आपके अटेम्प्ट करने के बाद भी गलत हो गए और 35 वो कौन से क्वेश्चन थे जो आपसे बने नहीं। इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन सॉल्विंग ऑफ सेट। ठीक है, तो अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आपके मार्क्स इतने टाइम फ्रेम में इतने कम क्यों आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो गलती कहाँ हो रही है, और अगर गलती हो भी रही है तो फिर क्वेश्चन कम क्यों बन रहे हैं। जब तक इस टाइम फ्रेम के आधार पे आप काम नहीं कीजिएगा तब तक जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो मेरा तो एडवाइस जरूर रहेगा कि किसी ऑनलाइन सेट से आप ID पासवर्ड ले लें और सेट को सॉल्व कीजिए। सेट सॉल्व करने के बाद में ही आपको अपना इवैल्यूएशन होगा कि आपने अगर फिलोलॉजिज्म की क्लास कर ली है और ऑनलाइन सेट में फिलोलॉजिज्म के क्वेश्चन पूछे गए तो क्यों नहीं बने आपसे, या फिर बन के गलत क्यों हो गए। तो जब तक इस चीज पे आप सोचेंगे कि ये हमसे गलत हो रहा है, ये हमसे बन नहीं रहा है, यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है, तब तक वो जो प्रोग्रेसिव स्टेज है वो नहीं आएगा। फिर तो चल रहा है वो चलते रहेगा,
आपको इंक्लाइन, मतलब आज आप तो कल होके 42 मार्क्स होने चाहिए, नेक्स्ट होके 3 मार्क्स होने चाहिए, तो ये इंक्लाइन मोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टैटिक 40 मार्क्स आ रहे हैं हर एक दिन 40 मार्क्स आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसका इवेल्युएशन करते हैं। ऐसा नहीं कि सेट बना के छोड़ दिए फिर कल एक नया सेट सॉल्व किए, फिर कुछ होने वाला नहीं है। हमने जो सेट आपने सॉल्व किया है उसको आपको प्रॉपर बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि गलती कहाँ हो रही है। बात हम करेंगे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी की। चलो आगे। सर एक क्वेश्चन है सर, शायद मैंने गलत लिख दिया कि मुझे पढ़ने में अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लिखा आरबीआई कैन प्रिंटेड ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी बैंक नोट, मतलब आरबीआई जो है 1 रुपए का नोट छापती है, ऐसा ठीक है? फिर से पढ़ो। मैंने लिखा, मैंने नोट किया इसमें आरबीआई कैन प्रिंट ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी स्लैश बैंक नोट एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। हाँ, वो नीचे वो ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्टेड 1 रुपीज नोट, ठीक है सर। मैंने फिर सेकंड लाइन में लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स ₹1 नोट कैन बी प्रिंटेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड होगा मैडम वहां पे, ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट। ओके सर, वही डिस्टर्ब कर रहा था कि ऐसे दोनों कैसे। जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट है ना, जो 50 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का, 2 रुपए का है, तो ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन एंड 1 रुपीज नोट, ठीक है, कैन बी प्रिंटेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, whereas 1 rupees note bears the signature of finance secretary। क्वाइन पे तो सिग्नेचर आता नहीं है ना। नो सर। हाँ, तो आप वहां पे ये लिख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ क्वाइंस एंड 1 रुपीज नोट कैन बी प्रिंटेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैन बी प्रिंटेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, whereas 1 rupees note bears the signature of finance secretary and present finance secretary is Kunal Singh। ओके सर, थैंक यू सर। अरे हमने फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम बताया, समझ में आया आपको? क्या नाम बताया? गलत बात है सर, लिखा मैंने आप वो अच्छा टीवी सर मैंने लिखा था, मैं वो नोट्स में चेक कर रही थी कि मैंने वो लिखा है क्या। हाँ, ऐसा नहीं कि कुणाल सिंह का ही नाम लिख लेना, वो तो सामने आपका जीता जाता खड़ा है। अगर फाइनेंस सेक्रेटरी में हो गया होता तो आप लोगों के साथ मुखातिब करने का मौका ही नहीं मिलता। चले आगे चले हम। यस सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमें जानना है। अगर सब्सिडरी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो प्रिंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आज की जो हमारी 2 पिलर्स हैं, इस पिलर में से एक पिलर से तो क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ना पूछा जाए ऐसा संभवतः बैंक इंश्योरेंस का एग्जाम नहीं हुआ है। तो आई थिंक प्रिंटिंग से तो कोई भी क्वेश्चन पूछा गया था आप तो उसे बिल्कुल बड़ा पाव की तरह दबा लेंगे। अभी देखिए कैसे सब्सिडरी ऑफ आरबीआई को भी आप देखेंगे, पर ध्यान से सुने कि क्या बोल रहा हूं। सब्सिडरी ऑफ आरबीआई का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना था कि सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर है। बाद में इन सबको बैंकों को हमने मिला के स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया। वैसे ही एक बड़े भाई का हेल्प करने के लिए छोटे भाई होते हैं, और आरबीआई जैसी बड़ी बैंकर्स बैंक लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट को हेल्प करने के लिए कुछ छोटे भाई हैं। उस छोटे भाई का जो नाम आपको जानना है उसको हमने सब्सिडरी का नाम दिया है, और ये सब्सिडरी जो आरबीआई को हेल्प करता है वो 4 है। 4 में से पहले का नाम जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपके जहन में होनी चाहिए। और सबसे बड़ा टर्म, और आज से क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात क्या बताया था मैंने? तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी में बताया था वास्तविक करेंसी के रूप में। और दूसरी बड़ी बात मैं ये बता रहा हूं कि द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज DICGC। द फुल फॉर्म ऑफ DICGC इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने DICGC एक्ट 1961 के आधार पे हमने 15 जुलाई, यहाँ पे मैं अगर डेट अंकित कर रहा हूं तो आपको डेट जानना है। मैंने आपके इस BRB NMPL में डेट बताया क्या? नहीं बताया। SPMCI में डेट बताया क्या? नहीं बताया। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ DICGC का डेट तो समझ जाए कितनी गंभीर पॉइंट है ये।
DICC का एस्टैब्लिशमेंट हमने 15 जुलाई 1978 में किए हैं। मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है और जो एक्ट था उस एक्ट का नाम है 1961। क्या करती है DICC? इसके नाम में ही लिखा हुआ है डिपॉजिट इंश्योरेंस, मतलब डिपॉजिट पे इंश्योरेंस देगी। क्रेडिट गारंटी, मतलब क्रेडिट को जो गारंटी प्रोवाइड करेगा। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू DICC एक्ट 1961 ऑन 15 जुलाई 1978 इन योर सिटी मुंबई। आज के क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि DICC कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप जानें कि DICC आपके सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है, जिसका आपसे कोई भी प्रीमियम या इंश्योरेंस चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पैसे किसी बैंक में रखे हुए हैं और वो बैंक दिवालिया हो गई, है ना, बैंकरप्ट हो गई, तो उस कंडीशन में आपके पैसे का इंश्योरेंस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। RBI की सब्सिडी आपके पैसे का इंश्योरेंस रखती है मैक्सिमम ₹5 लाख। मतलब ये कि मेरा सेविंग अकाउंट है और मेरे सेविंग अकाउंट में जिस दिन बैंक दिवालिया हुई उस दिन 67,000 रुपीज थे। अगर बैंक दिवालिया हो गई तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 67। हाँ, ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। मतलब मैक्स लेकिन अगर उस 67,000 ना होके 10 लाख रुपीज अगर होता है मेरे अकाउंट में और फिर बैंक दिवालिया हो जाती तो फिर कितने रुपए मिलते? 5 लाख। मैंने एक लाइन बताया, मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर इज ₹5 लाख। मतलब चाहे तो 5 लाख मैक्सिमम मिलेगा या फिर जितना अमाउंट आपका रखा हुआ था वो आपका मिल जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर एग्जामिनेशन। पहले ये लिमिट 10 लाख की थी। कभी भी भूल से याद नहीं रखने का कि सर ने अपने मुंह से 10 लाख का लिमिट बताया था। आज की लिमिट आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर आपके अकाउंट को कौन करता है? आपके अकाउंट को RBI की सब्सिडरी करती है। उस सब्सिडरी का नाम क्या है? तो DICC नाम है। एस्टैब्लिशमेंट कब किया हमने? 1978 में किया है हमने। वो एक्ट कौन था? तो 1961 का वो एक्ट था। वो शहर कौन सी थी? तो आपकी शहर थी। और मैक्सिमम अमाउंट हमने बता दिया 5 लाख। लेकिन मेरा अकाउंट एक विजया बैंक ऑफ बड़ौदा में है और एक HDFC बैंक में है। एक में 20,000 रुपए थे और दूसरे में 10,000 रुपए थे। कितना रुपया मुझे मिलेगा दोनों अगर दिवालिया हो गई तो? 30। सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्वेश्चन रिपीट। मेरा एक मिनट, मेरा अकाउंट 2 बैंकों में था, है ना। एक बैंक में 10,000 था, दूसरे बैंक में भी 10,000 था। दोनों बैंक दिवालिया हो गए, कितने मिलेंगे मुझे? 20,000। 20,000। पक्का? हाँ सर। ओके, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक बैंक में अकाउंट जो था वो उसमें 6 लाख रुपए थे, दूसरे बैंक में जो अकाउंट था उसमें 6 लाख रुपए थे। दोनों बैंक दिवालिया हो गए, कितने मिलेंगे? 5 लाख। 5 लाख। यस, इट्स इंडिविजुअल इंश्योरेंस, नॉट बैंक टू बैंक इंश्योरेंस। ऐसा नहीं कि आप का इंश्योरेंस होगा। मैक्सिमम अमाउंट पर पर्सन इज ₹5 लाख। DICC हर एक बैंकों का इंश्योरेंस करती है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि DICC का इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस कौन नहीं देता है। मतलब NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ये 2 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी इसके इंश्योरेंस DICC नहीं देती है। यहाँ पे अगर आपके पैसे रखे हुए हैं तो वो अनसिक्योर्ड है, तो सिक्योरिटी की गारंटी RBI नहीं देती है। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो वन क्वेश्चन सर। RBI कितने सब्सिडरी है? अभी क्वेश्चन मत पूछो, अपने पास रखो, लिख के रखो। RBI कितनी सब्सिडरी? 4। 4 में से एक का काम हमने कर दिया है तमाम। दूसरे का नाम है वही नाम है जिसके अंदर साल्बोनी और मैसूर था। क्या नाम है? BRBNMPL. Very good. The second subsidiary of Reserve Bank of India was established in 1995 at Bangalore. The name of the organization was BRBNMPL. The full form of BRBNMPL
is Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited. There are two printing press, note printing press under BRB NMPL. One is in Mysore, Karnataka, and second one is in Salboni, West Bengal. यहाँ पे कोई दिक्कत? No sir. No sir. No. आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है पता है कि DITC कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है? बस 5 लाख में टिक लगाना है, काम खत्म। बाकी जो बातें हैं वो प्रोफेशनल या ऑफिसर वगैरह में आप जाएंगे तो आपसे पूछा है। करंट में चिंतित क्वेश्चन फर्स्ट लाइन तक जो 10 बार मैं बोलता हूँ, 10 बार मैं पूछता हूँ, फर्स्ट लाइन तक आपको देखने को मिलेंगे कि DITC में C स्टैंड फॉर व्हाट, आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब SPMCIL में LS स्टैंड फॉर व्हाट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको चिंतित क्वेश्चन आपको सर्कुलर एग्जाम में दिखेंगे। अगर लगातार जिस दिन तक आपका मेंस होता है उस दिन तक बिना किसी क्लास को मिस किए आपने मेरा देखा है, संभवतः अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो बैंकिंग टर्म्स के तो क्वेश्चन आपको देखते ही अच्छा है हमने और क्यों नहीं पढ़ा है। फर्स्ट लाइन तक आपको वो सामने में दिखेगा। उस दिन हमारी याद आएगी कि सर ने हमने पढ़ाया था, सर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। सेकंड BRB NMPL है, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन और चौथी ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 2016 में बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बोला था कि RBI के 4 सब्सिडरी हैं, 4 में से एक का नाम आप ऑलरेडी जानते थे, BRB NMPL 1995 का, दूसरे का नाम ऑलरेडी आप जान गए DITC 1978 का, तीसरा और चौथे का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2016 में किया है, 2016 में किया है। एक का नाम है REBIT, नया है, थोड़ा सा नया है, इस तरह से आपने भी संभवतः नाम सुना नहीं होगा, जिसका नाम आप सुनते नहीं वही आपके एग्जामिनेशन का पार्ट होता है। नेम इज REBIT, रिजर्व बैंक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। काम क्या है? तो काम सीधी सी बात है, आप देखते हैं कि साइबर क्राइम हो रहे हैं, कॉल आता है, पैसे चले जाते हैं, किसकी गलती होती है? बैंक की गलती है या आपके द्वारा OTP शेयर किया हुआ है। तो ये साइबर क्राइम के ऊपर अपना नजर रखना है। मतलब RBI काम क्या है? RBI तो नजर किस पर रखेगी? बैंकों के ऊपर रखेगी कि आपके जो ग्रीवांसेस है, आपने जो बैंकिंग एनफोर्समेंट में केस डाला है साइबर क्राइम का ये है, तो बैंक के ऊपर निगरानी रखने का काम RBI का है। और साइबर क्राइम के ऊपर RBI के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नजर रखा जाता है उसका नाम है REB। REB का मतलब क्या है? तो रिजर्व बैंक। T का मतलब क्या है? तो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट कब किया? 2016 हम एस्टैब्लिशमेंट किया। IT सपोर्ट एंड साइबर क्राइम के ऊपर ये काम करेगी। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज IFTAS। फुल फॉर्म इज इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, NEFT, RTGS, SFMS, गिफ्ट या फिर इन्फिनेट जैसे बड़े जो आपके नेटवर्क है वो आपके इसी IFTAS के हवाले से चलते हैं। इतनी ही बात आपको सब्सिडियरी ऑफ RBI के अंदर जाननी है। लिखें सब्सिडियरी ऑफ RBI कौन कौन सी है? तो पहला है DICGC, एस्टैब्लिशमेंट 1978। दूसरा है BRBNMPL 1995। तीसरा है REBIT। देखिए मैंने R और उसके बाद स्मॉल में ही लिखा है, जब भी आप एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही छोटा लिख के आएगा 2016। और चौथा है आपकी IFTAS 2016। पहला तो यही क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको इसमें से चौथा कोई भी नाबार्ड दिखे, NHB दिखे, SBI दिखे तो फिर टिक मार्क आप कर सकते हैं। ये 4 नाम आप लिखें। दे आर सब्सिडियरी ऑफ RBI, DICGC 1978, BRB NMPL 1995, REBIT 2016 and IFTAS 2016। टाइम हो गया क्या? हाँ सर। अच्छा 5 मिनट है हमारे पास। सर फुल फॉर्म लिखिए ना।
लिखता हूँ ना, क्यों क्या घाई है मैडम? नरीमन पॉइंट जाना है क्या तूफान को देखने के लिए? डन? यस सर। डन। यस सर। एक सेकंड रुको सर। मैं फुल फॉर्म को कभी छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसका मतलब टेंशन नहीं लेने का। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15th of July 1978, established through DICGC Act 1961, provide maximum. सर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट ना? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट लिखा ना, CR फॉर क्रेडिट दिखा क्या? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज against all deposit of rupees 5 lakh. Do not provide. सर वो इस्टेब्लिश लिखा है ना, ESL जो लिखा हाँ, है। established through DICGC Act 1961. EST का मतलब established through. इंश्योरेंस कवरेज लिखा है ना सर, अगेंस्ट। बोलिए बोलिए। इंश्योरेंस के बाद क्या लिखा है सर? कहाँ पे? प्रोवाइड मैक्सिमम इंश्योरेंस क्रेडिट। यहाँ पे क्या? इंश्योरेंस कवरेज। यस सर। Provide maximum insurance coverage against all deposit of rupees 5 lakh. लिखें। DICC was established in the year 1978 on 15th of July. The full form of DICC is Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India, established through DICC Act 1961 to provide maximum insurance coverage against all deposits of rupees 5 lakh. Do not provide coverage to NBFC and Primary Credit Society. This is very, very important. DICC का इंश्योरेंस किसको नहीं मिलता है? तो NBFC को नहीं मिलता है और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को नहीं मिलता है। चलो आगे। यस सर। यस सर। सर एक मिनट। सर। फटाफट लिखो। सर इसमें पर्सनल इंश्योरेंस है, पूछो वो नहीं पूछो, लिखा जहाँ है। नहीं समझ में आ रहा है पूछने का मेरे से। सर आपने बोला ना कि पर्सनल इंश्योरेंस है, वो लिखना है। सर ये लास्ट में डू नॉट प्रोवाइड कवरेज टू। कहाँ पर मैडम फिर से बोलिए जरा। सर लास्ट Do लाइन में not डू provide नॉट coverage to do not provide coverage to NBFC and Primary Credit Society. NBFC क्या होती है ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी आप सिर्फ नाम लिख लीजिए। Do not provide coverage to NBFC and Primary Credit Society. Okay. सर डू नॉट प्रोवाइड कवरेज मतलब डू नॉट प्रोवाइड कवरेज किस चीज का कवर, किस चीज को कवर करती है? इंश्योरेंस कवर करती है ना मैडम, इंश्योरेंस कवरेज करती है ना ये।
बोलेगी नहीं। मतलब एनबीएफसी या फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में आपने अगर पैसे रखे हैं तो उसका अगर दिवालिया हो जाता है तो आपकी डीआईसीसी उस पैसे का रिपेमेंट नहीं करेगी, इसका ये मतलब हुआ है ना। डू नॉट प्रोवाइड कवरेज टू एनबीएफसी एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। द नेक्स्ट सब्सिडरी फैमिलियर है, कौन सी है? तो BRBNMPL। फुल फॉर्म लिखने की संभवतः जरूरत मुझे नहीं लग रही है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी मैंने पढ़ाया था, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर सिर्फ आपको दो बातें लिखनी है। कौन सा? तो बैंक नोट प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पे है? एक तो है आपका मैसूर में और दूसरा कहाँ पे है? सालबोनी। सालबोनी। काम खत्म। रिजर्व बैंक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 2016 to help RBI in IT tech support and cyber crime। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन लिखें, फिर हम चौथे पे आएंगे। आखिरी बात जो हमारी आज की होगी वो चौथा नाम होगा। सर DICGC का ये ऑफिस मुंबई में है ना? हाँ जी मुंबई। सर रिजर्व बैंक के आगे आपने क्या लिखा है? रिजर्व बैंक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। टेक लिखा है मैंने, टेक का फुल फॉर्म आप लिखिए टेक्नोलॉजी। रिजर्व बैंक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड to help RBI in IT tech support and cyber crime। चलो एक मिनट सर। लास्ट नाम क्या है? तो IFTAS, फोर्थ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IFTAS फुल फॉर्म क्या होगा IFTAS का? तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। एस्टैब्लिशमेंट कब किया? 2016। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करती है ये? तो फंक्शन देखिए, फंक्शन तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ जो जुड़ी हुई सर्विसेज है उसको देखेगी। तो फंक्शन देखिए पहला NEFT क्या होता है? NEFT वो हमारी किसी क्लास में हम देखेंगे कि NEFT क्या होता है। RTGS है ना, NEFT RTGS अलग क्लास है, उसमें हम देखेंगे कि NEFT क्या है, RTGS क्या है। SFMS आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ। SFMS इन्फिनेट एंड गिफ्ट। सिर्फ इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे और घर चलेंगे। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट, SFMS स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, STRUCTRU स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, इन्फिनिट, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इंडियन फाइनेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं, किसी भी कंडीशन में दरकिनार नहीं करना है। गिफ्ट, ग्लोबल इंटरचेंज, ग्लोबल, सर थोड़ा स्क्रीन राइट साइड में, एक मिनट, इंटरचेंज फॉर, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बस इतनी बात हमें जाननी है। टुकड़ों में तोड़ के मैंने आपके ये जो लर्न बियॉन्ड की यूट्यूब चैनल है इसमें भी डाल दिया है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। लर्न बियॉन्ड का यूट्यूब आप सर्च कीजिएगा तो सब दिखेगा। सर इन्फिनिट का क्या बताया आपने? फाइनेंशियल, किसका? सर इन्फिनिट ग्रॉस NEFT क्या लिखा है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS क्या लिखा है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। SFMS क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेज सिस्टम। इन्फिनिट क्या लिखा है? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ठीक है, IN फॉर इंडियन, FIN फॉर फाइनेंशियल और NET का मतलब नेटवर्क। गिफ्ट का मतलब क्या लिखा है? G फॉर ग्लोबल, I फॉर इंटरचेंज, FT का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, TR फॉर ट्रांजैक्शन। ओके, सर बोलो। सर ग्लोबल इंटरचेंज, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर गिफ्ट, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन्फिनिट, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। NEFT, RTGS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट। मैंने आपको सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया और ये बताया कि 4 सब्सिडियरी है। चारों का नाम मैंने लिखा है। DICC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट 1978 में हमने किया है। BRB NCL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हमने किया है। REBIT का एस्टैब्लिशमेंट 2016 में हमने किया है। ISTAS इंडियन फाइनेंशियल एंड एलाइड सर्विसेज, इसका एस्टैब्लिशमेंट भी हमने 2016 में किया है। ISTAS क्या करती है? तो NEFT को देखती है, RTGS को देखती है, SFMS को देखती है, इन्फिनिट को देखती है, गिफ्ट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को ये देखने का काम करती है। वहीं टेक्निकल सपोर्ट कौन देता है? तो REBIT देती है। BRB NMCL बहुत बार बताया, हम सबका जानने की जरूरत नहीं है। और DICC जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने DICGC एक्ट 1961 के आधार पर 15 जुलाई 1978 में हमने मुंबई में किया है, वो आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। हालांकि NBFC और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को वो अपना इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड नहीं करती है। इतनी बात आपके ध्यान में नेक्स्ट क्लास में होनी चाहिए। यहीं पे मैं आपसे अलविदा लूंगा और नेक्स्ट क्लास हम संडे को आपके जो निर्धारित समय है उस पर आप मिलेंगे, लेकिन सैटरडे या फ्राइडे आप जरूर एक बार देख के आइएगा कि सर ने पढ़ाया क्या है। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।